प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 18 मई 2007 में मक्का मस्जिद जैसे शायान शान मस्जिद जो चार मीनार के दामन में है, बल्कि यूं कहें मक्का मस्जिद के दामन में चार मीनार वाक़ है, इतनी बेहतरीन मॉन्यूमेंटल मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें तकरीबन 16 लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस के फायरिंग में, वो कहते हैं मॉब कंट्रोलिंग में हमने फायरिंग किया है, वो फायरिंग में 5 बेकसूर लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से 11 नौजवानों को अरेस्ट किया जाता है। उन्हें जो है कैद में उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है। 11 साल का तवील अरसा गुजरता है। उसके बाद एनआईए कोर्ट ये कहकर ये केस को खारिज करती है कि इसमें शवाहिद मौजूद नहीं है, यानी कि लैक ऑफ एविडेंस। तो इन 11 नौजवानों की ज़िंदगी तबाह हो गई और फिर मक्का मस्जिद में तो शहीद होने वाले शहीद हुए। किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था ये अब तक किसी को पता नहीं है। इस बात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे हैदराबाद के मशहूर और मारूफ एडवोकेट मीर मसूद खान साहब से। मसूद खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सर। जी सर, आपका भी बेहद शुक्रिया बीबीएन पे तशरीफ़ लाने का। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मक्का मस्जिद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2007 में, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपको बेसिकली मैं हूं और मेरी यंग कलीग अनुश्री श्रिया टगर से मेरे साथ है। ये सारे वकला और जर्नलिस्ट की सोर्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कौन है ये बात आपके या मेरे बस की नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहती और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम अपॉइंट करते और उनका काम रहता कि उन्होंने हमको बोले और उस पर सजा दिलाए। हमारे पॉइंट ऑफ लॉ और हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो स्टेट होता वो स्टेट अपनी जिम्मेदारी ले लेता ये क्राइम की। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पे फर्ज करिए कोई जुल्म हुआ है और मैं अगर कमजोर आदमी हूं और जुल्म करने वाला अगर मजबूत आदमी है तो वो कमजोर आदमी को ना दबा दे। इंडिया की, आप सबसे पहले 1 मिनट में ये बात समझिए कि इंडिया का जुडिशियल डिस्पेंसेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन इक्वालिटी है। तो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसको जस्टिस जो है वो इक्वल दी जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट है। जी। जहां पे हम आजाद हुए, जहां पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो लॉ दी, उनका ये था इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में भी है। उसी के कंसेप्ट में से निकल के आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हम सब इक्वल हैं, कास्ट, कलर, रेस, जो भी हमारा रहता, इकोनॉमिकल स्टेटस भी उसके अंदर रहता। अब आ गया अब बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट किसका था? किसी भी किस्म का क्राइम, आप ये पूछना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी होती कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट करे और उनको सजा दिलाए, वो कोई भी हो। ठीक है। अब एनआईए 11 बच्चों को अरेस्ट करती है और 11 साल का तवील अरसा उनको कैद में रखा जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि मौजूद नहीं है शवाहिद, जिसकी वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये जो 11 नौजवानों की ज़िंदगी तबाह हुई है, 11 ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह हुई है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसके जिम्मेदार स्टेट भी है, जुडिशरी भी है। उसकी दो, जुडिशरी और स्टेट, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिस पे इंडिया बेस करा है वो 2, 3, 4, 5 जो भी बोलते हैं उसमें से सबसे पहला है जो लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। ये नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस है, ये एक नंबर सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ। और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है जो कंट्री को चलाते हैं।
जी। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा फ्रेमवर्क है, वेलफेयर स्टेट है, फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी ऑफ लॉ है। राइट। इसलिए आप क्रिमिनल केस में जब देखते कि एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड का मतलब ये है कि जिसके ऊपर इल्जाम है, तो उसमें कोई नाम नहीं रखा जाता। उसकी वजह क्या है? जज के ऊपर, जब जज जो है उसका नाम से नहीं जानती, नरसिम्हा राव हो या कोई लोअर ग्रेड का, ग्रेड 4 का ऑफिसर हो, जजेस उनको एक्यूज बोलते हैं, हम सब एक्यूज बोलते हैं। इस कंसेप्ट के पस मंजर में आपको देखना यह है कि सबसे पहला जो जिम्मेदार है वो स्टेट है। उसकी वजह क्या है कि केस फाइल करना, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बाहर आ जाइए, तो हमारे पास सबसे पहली हमारी किताब है जो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करती, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 की, जी। और इंडियन पीनल कोड। जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके ऊपर ये तरीका बताती कि कैसा केसेस चलना चाहिए। फर्स्ट स्टेज जो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से जजमेंट, अपील और उसके बाद सजा, सारी चीजें वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। और क्या चीज को थप्पड़ मारे तो क्या सजा होती, चाकू से मारे तो क्या सजा होती, और मर्डर करे तो वो आईपीसी में है। जी। तो जब अब स्टेट है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीआरपीसी के तहत स्टेट अपॉइंट करती, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे जो होते, वो आप समझिए स्टेट वर्ड जो सीआरपीसी में है पुलिस स्टेशन का वर्ड है। जी। इसमें कोई एनआईए, सीबीआई, एसीबी, ये कोई वर्ड नहीं है। ये इसमें एक जस्टिस राजा अलंगो का एक बहुत खूबसूरत जजमेंट भी है। आप लोग एज ए जर्नलिस्ट वैसी चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए पब्लिक के सामने। राजा अलंगो टैमिलियन थे जो हैदराबाद में जज थे, बड़ा खूबसूरत उनका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। शिवलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में उन्होंने ये बोले कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक ही है जो है पुलिस स्टेशन। सीआरपीसी भी जो रिकॉग्नाइज करती पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी। तो आप ये जो बाकी के जो वर्ड्स बोलते हैं एनआईए और वो सीबीआई और एसीबी, इसको हम अलग अलग किस्म से डील करना पड़ता। लेकिन आप एक बात लेके चलिए कि पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में तो मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद फिर केस एनआईए के हाथ में ही जाता है ना। इस किस्म के अगर बम ब्लास्ट वगैरह हो या फिर दहशतगर्द कार्रवाई जिसे कहते हैं, तो उसके बाद वो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में जाता है। और जिस तरह से वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये 11 साल का तवील अरसा, क्या इतना लंबा अरसा होना चाहिए? और क्या इतने अरसे में नौजवानों को महरूस रखना ज़रूरी है? एक मिनट पहले हम ये पुलिस की हायरार्की पे देख लेंगे क्या चीज है ये। ठीक है। देखिए, आपके पास, हमारे पास है सीआरपीसी और हमको ये दिया गया है पुलिस स्टेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 16, ये दो आर्टिकल्स में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाने का हक है। और बाकी सारा जो क्राइम है और वो सारा प्रोसीजर जो है सीआरपीसी के तहत ही चलता। ये जो एनआईए आप बोल रहे हो वो भी सीआरपीसी के तहत ही चलता। ठीक है। सीबीआई, एसीबी, ये सारे चीजें जो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत चलता, वो भी सीआरपीसी के तहत चलता। अब ये एनआईए कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट है। राइट। सीबीआई अंडर दिल्ली पुलिस एक्ट में एक छोटा सा उसका एक ब्रांच है। मैं आपको एक मिनट में समझा दूं। जैसे हमारे पास पुलिस स्टेशन है रेगुलर, तो फिर हमारे पास सीसीएस है और एक सीआईडी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। राइट। तो ये सीसीएस है। तो पहले जो सीसीएस था हैदराबाद में, उसको एफआईआर करने का राइट नहीं था। अच्छा। लेकिन बाद में बाय जियो गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करी कि वो भी पुलिस स्टेशन है। तो उनका खुद पहले होता ये था कि अगर आपका एरिया मान लीजिए बहादुरपुरा है या डबीरपुरा है, तो आपका एफआईआर डबीरपुरा में होता, फिर सीसीएस को ट्रांसफर होता। जी।
ये क्या है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए उसके कुछ जोन्स बना के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के जैसे पुलिस स्टेशन है उससे हटा के स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए। एनआईए भी सिर्फ एक ऐसा ही पुलिस स्टेशन और स्पेशल डिपार्टमेंट है। और एनआईए का काम अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक्ट के तहत देखेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के केसेस देखने का उनके पास हक है अंडर द एक्ट। ठीक है, ठीक है। और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था 1967 का, उसके तहत जो जो उसके सेक्शंस थे उसमें, और यूएपीए जो नया आया, और हमारे पास एडवोकेट्स की एक ब्लॉग है। मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट के पास भी ऐसी ब्लॉग होना चाहिए। जो ब्लॉग का मेरा नाम है रिपील रेप्रेसिव लॉज। जी। तो ये पूरे इंडिया के एडवोकेट्स हैं जो काफी हद तक इसके ऊपर काम करते और रिसर्च करते, जिसके ऊपर इनका ये है कि एनआईए को खत्म कर दो। अब देखिए एक नया वो है इसमें, एक महेशिया स्टूडेंट छत्तीसगढ़, सुधा भारद्वाज की डॉटर है, और नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, उसमें ये इनका ब्लॉग है, ड्रैकोनियन लॉज एंड यूथ, यूएपीए सेडिशन एंड अदर स्पेशल लॉज। तो अब ये जो मोहतरमा है महेशिया सुधा भारद्वाज, एक आपको मालूम है जर्नलिस्ट है और उनको भी जेल हुई थी। तो ये ऐसे यूथ इंडिया के, एक और है इसमें नताशा नरवाल और निहाल सिंह राठौड़, सिराज दत्ता। तो ये लोग हैं, और ऐसे काफी और लोग हैं जो वकला, मैं खुद इसका एक पार्ट हूँ। और हम लोग वो बिलीफ के एडवोकेट्स है जो ये बोलते कि क्राइम सिर्फ क्रिमिनल को करना चाहिए और उसका क्राइम साबित होने पे। अब आप देखिए प्रोसिक्यूशन का जो वर्ड है, वो प्रोसिक्यूशन का वर्ड और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट को है। मान लीजिए आप अगर आके कंप्लेंट करें कि मसूद खान मेरे को थप्पड़ मारे, पंच मारे, तो वो ड्यूटी आपका, आप डिफैक्टो कंप्लेंट हो जाते हैं और स्टेट प्रोसिक्यूट करता। तो जब स्टेट प्रोसिक्यूट करता तो आपका जो सवाल था कि इसके जिम्मेदार कौन है, स्टेट है। लेकिन अब आप एक बात और एक मान के चलिए कि स्टेट क्या चीज है। अंडर सॉवरेनिटी जो हमारी कंट्री, जैसे अपने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था नवंबर 1949 को, तो हम ये बोले थे कि हम सॉवरन हैं। सॉवरन का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल किंग है, पहले जैसा किंग होता था। और जो हम कैबिनेट बनाते और लेजिस्लेचर बनाते, इसका इनको वर्ड देते हैं मिनिस्टर। अब आपकी और हमारी सोच की सबसे बड़ी बुराई है, हमारे पास मिनिस्टर वीवीआईपी है, जैसा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हालांकि अंग्रेजी का मिनिस्टर का वर्ड है नौकर। यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा ख्याल जाहिर करता हूँ, ये आपकी हमारी सोच नहीं है। ये लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं तो ये ऐसी सोच को फोर्स करते हैं लोगों में ये बिलीफ डालने की कोशिश करते हैं कि हम महाराजा हैं, आपको हमारे मैं सामने मुंह मत खोलिए वरना 6 फीट जमीन में दफन कर देंगे। ये मीडिया को कहा गया है एक चीफ मिनिस्टर की जानिब से। आपको मैं एक बात वाजे कर दूं कि आप अगर अपने इंडिया को और फॉरेन कंट्रीज को अगर आप कंपेयर करें, तो आप उठा के देखिए इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है वो मर्सी पे ज्यादा डिपेंड करती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजंस है। आर्टिकल 72 जैसा है, वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए भी मर्सी पिटिशंस होते, और उसको 5-5 बार मौका दिया जाता, इवन इन द हीनियस क्राइम। और आप देखें कि राजीव गांधी के जो मर्डरर्स थे वो आज तक जिंदा हैं और उनके मर्सी पिटिशंस प्रेसिडेंट के पास है। वैसे ही हमारे गवर्नर के पास भी आर्टिकल 72 के तहत मर्सी पिटिशन की वो है, सजा के बाद भी। और मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में एक बात बोला था कि 2 केसेस इंडिया के 1960 में कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, एक शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और अमिताभ सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनती, बड़े बड़े बेंचेस बड़ी वाजे तौर पे ये बात बोले हैं कि अगर कंडेम्ड प्रिजनर यानी उसको मौत की सजा भी हो जाए, तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हम बार बार आपके
टीवी पे बात करते, आर्टिकल 12 से लेके 36 तक, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 36, जी जो मैं बोलता हूँ वो तीनों ऑर्गन, हार्ट, लंग एंड किडनी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके जो राइट्स है, इंसान फांसी देने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को भी वो राइट हासिल है। ये हमारा इंडियन लॉ है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं कि हमको जर्नलिस्ट को ये बोला गया, तो ये हमारी कमजोरी है। एज एन एडवोकेट हमारे पास अब जो नया लॉ आ रहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत, इसकी तो आपको मालूम है, मैं तो काफी जमाने से एडवोकेट्स के लड़ाई लड़ता हूं कि जब 195 सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में जज को प्रोटेक्शन है, और हम थोड़ा शायद आपके सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट हो रहे, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वाइल समिंग अप माय आर्ग्यूमेंट्स बिफोर यू, मैं आपको बताता हूं कि क्या जरूरत है। जैसा जज को सारा प्रोटेक्शन है सीआरपीसी में कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता और प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता विदाउट परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और जैसा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को परमिशन है कि उन्होंने कोई भी काम करने दीजिए, उनको प्रोटेक्शन है कि उनके ऊपर एफआईआर और उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती विदाउट एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर जो होते सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर होते। मेरा बोलना यह है कि हम एडवोकेट्स के ऊपर मेरी काफी लड़ाई रही इस बात पे, बार काउंसिल से भी और हाई कोर्ट से भी, कि हमको वो प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि आप हमको बोलते हैं कि जो एडवोकेट्स है, देखिए ये बात हम इस वास्ते समझना चाह रहे हैं कि आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आपके यंग लॉयर्स, मेरे साथ एक यंग लॉयर है, सिम्बियोसिस की स्टूडेंट है, और इनको ये आज से मालूम होना जरूरी है। तो आप ये वाजे कीजिए कि आप सोसाइटी को डेवलप करना जरूरी है। आपके ऊपर ये अजाब जब भी आता है जर्नलिस्ट को, और आप जर्नलिस्ट को तो छठवां कॉलम बोला गया है, चौथा या छठवां कॉलम बोला गया है, चौथा फोर्थ पिलर बोला गया है। तो आपको अगर कोई दफन कर रहा और नहीं कर रहा, तो आप जानना चाहिए क्यों हो रहा वो। आपकी जर्नलिज्म को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। मेरा बोलना यह है कि इंडियन लॉ में एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है कि 100 मुजरिम, हालांकि ये एक सोच है जजेस की, 100 मुजरिम अगर सजा उनको नहीं भी मिली तो बुराई उतनी नहीं है, जबकि एक जो मजलूम है उसको सजा होना उससे बड़ा है। इसका मतलब ये फौरन मत ड्रॉ करिए कि 100 को छोड़ दिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये जो जज वहां बैठा रहता, उनका कंसेप्ट है कि अगर हमसे 100 छूट भी जाए तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन एक को नाहक सजा हम अगर दे दें, वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो आपका जवाब इसमें है, जुडिशियल सिस्टम में। अब आप इसको देखिए, ड्रॉ करके देखिए कि पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की हायरार्की आपकी स्टार्ट होती स्टेट डीजी से, डीजी, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट सीपीज, उसके बाद आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी पुलिस, एसीपी के अंदर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद एसआई, एसआई के बाद कांस्टेबल। ये आपकी हायरार्की ऑफ पुलिस है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पावर स्टार्ट होता है विद एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और वो पावर इतना वसी है कि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को नहीं दिया गया हुआ है, कांस्टेबल को भी दिया गया है। जो आदमी वहां पे है मौजूद, वहां अगर क्राइम हुआ तो उन्हें स्टेशन हाउस ऑफिसर है। अच्छा, तो हमारा काम यह है कि हम सबसे पहले, दूसरी चीज अभी हम यही वाजे कर दे, हमारे पास 2 जजमेंट है वेरी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट, फुल बेंच है, 3 जज, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसको फॉलो करते हुए हमारे जो जज थे संजय कुमार, वो खुद ये बोले कि पुलिस वाले को कोई हक नहीं है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब हम कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को जरा फिर कभी देख लेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको बता दूं, वो ये रहते जो बॉडीली क्राइम होते, और नॉन कॉग्निजेबल वो होते जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस और वो सब चीजें होते। तो बॉडीली क्राइम को कॉग्निजेबल, कॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि मैं जब शिकायत करा तो इमीडिएट उसको उसके ऊपर माइंड अप्लाई करके उसका एक्शन होना, कॉग्निजेंस लेना। ठीक। तो आपको ये मालूम होना पड़ता कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया कराइए, ठहरिए। और मैं हर बारहा आपके टीवी के देखने वालों को ये बोला कि आप डरिए मत,
दूसरी चीज, अकेले मत छोड़िए जो आदमी तकलीफ में है, ठीक आप है। उसके साथ हो जाइए, उसके ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं तकलीफ में हूं तो अमजद साहब ये मत सोचिए कि शायद मैं गुनाह करा हुआ हूं। मैं तकलीफ में हूं तो ये मत बोलिए हो सकता सही है, उससे खुश मत होइए। आप फिल वक्त मेरे साथ ठहर जाइए, इसीलिए कि मैं एक इंडिविजुअल सॉवरन मेंबर ऑफ द कंट्री सिटीजन हूं, और ये स्टेट जो है, स्टेट को हम अपॉइंट करें। तो चुनाचे आपको याद है मेरी जो मिलियन मार्च पे जजमेंट, मेरी आर्ग्यूमेंट थी हाई कोर्ट में, यही थी कि साहब मेरा भी ऑफिस है, मेरे पास 22 लोगों का स्टाफ है, और अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो मेरा स्टाफ मेरी मर्जी बगैर नहीं करता। तो फिर मैं जाके अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूं, और जो मेरा फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पुलिस वाले ये जो हमारी टैक्स पे तनख्वाह लेके हमारे नौकर है, ये कैसा डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा बेहतरी क्या है, मेरी बुराई क्या है? क्या मैं क्राइम इस वास्ते नहीं कर रहा हूं कि पुलिस से डर रहा हूं? जी नहीं, मैं क्राइम इस वास्ते नहीं कर रहा हूं कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। तो जज साहब जो विनोद कुमार थे, वो इमीडिएटली आर्गुमेंट पे मिलियन मार्च के लिए बोले कि पुलिस वालों को बोले कि आप इनकी एप्लीकेशन डिसाइड कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमको हमारी सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए, हमको क्रिमिनल को कंडेम करना चाहिए, और स्टेट को मजबूत करना चाहिए, और स्टेट मजबूत हमसे होता। अब आ जाइए प्रोसिक्यूशन के ऊपर। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, मैं आपको एक जजमेंट कोट करता हूं, शायद ये दो में से कोई एक जजमेंट में है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें 3 जजेस बैठ के बोले हैं कि अगर सिटीजन को कोई पुलिस के दौरान मुकदमा प्रॉब्लम होता तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो आपको पुलिस के हैरेसमेंट के खिलाफ भी आपके पास राइट रहता है, उनको जाके बोलना चाहिए। लेकिन होता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट, आपको मालूम है लोक आयुक्ता गुजरात की गवर्नमेंट 5 साल नहीं बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट बोलने के बावजूद भी नहीं बनाई थी। तो आपके जवाब को मैं लास्ट ये बोलूंगा कि इसका पहला जो सारे के सारा जिम्मेदारी है नुकसान की, वो स्टेट पे है। मगर प्रॉब्लम क्या है, स्टेट हमारी अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं, और जो स्टेट का ट्रेजरर है वो हमारे टैक्सेस है। तो अब आप एक मेरे से मिसाल लीजिए कि मैं अगर पुलिस वाला हूं और मैं आपसे थोड़ी लिबर्टी लेके आपका नाम इसमें यूज करता हूं, क्योंकि मैं दूसरों के नामों को इसमें नहीं लाना चाह रहा हूं, कि मान लीजिए मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूं, मैं पुलिस स्टेशन का एसएचओ हूं, और आपके ऊपर एक क्राइम की कंप्लेंट आई, तो मेरा काम है कि मैं उसकी सच्चाई के में जाना। अगर आप सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो 154 से स्टार्ट होता पावर ऑफ पुलिस, और 173 पे कल्मिनेट होता जो चार्जशीट है। इसके बीच में पुलिस का पावर है। तो मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से ये देखूं कि वाकई आपके ऊपर कंप्लेंट सही है या गलत है, और एलिगेशन सही है तो मैं सारी एविडेंस को कलेक्ट करूं और आपके ऊपर चार्जशीट बनाऊं, बना के चार्जशीट कोर्ट में प्रेजेंट करूं। तो मेरा काम कोर्ट में 173 के बाद खत्म हो गया। अब अगर वो क्राइम सेशंस कोर्ट का हो या लोअर कोर्ट का हो, तो फिर मेरा काम है कि उसमें मैं सजा दिलाना। आप एक बात बोलिए कि हमारे पास 90% प्लस एक्विटल्स हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कोर्ट तो अमजद साहब वही करेंगे जो आप प्रेजेंट करें। अब मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं, मैं वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग काउंसिल था, तो जब मीटिंग होती थी तो मैं हमेशा ये बात पूछता था कि आप लोग क्या अपने जाति केसेस कभी हारे हैं? तो स्टाफ बड़ा गुस्से में आता था मेरे से और बोलता था कि आप ऐसा पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जब आपका कोई पर्सनल केस एविक्शन का था, आप नहीं हारे, तो वक्फ बोर्ड कैसा हार रहा? हमको मेरी सोच है, और मैं हमेशा ये बात को बोला हूं कि आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग। तो हमको ये सोच अपनी डेवलप करना चाहिए कि जो आदमी को आप जिम्मेदार, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जर्नलिस्ट है, आपका इतना बड़ा चैनल है, मेरे को यकीन है कि आपके चैनल में कोई काम आप लोग की जो हायरार्की है उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। तो फिर आप ये बोलिए कि पुलिस स्टेशन में क्यों होता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों होता, रेवेन्यू में क्यों होता, आपके वक्फ बोर्ड में क्यों होता? इस वजह से होता कि वहां जो जो मसूद खान बैठे हुए हैं वो चाहते ये किस्म से इसका गलती हो। तो इसका काम क्या है, आपका है और हमारा है और सोसाइटी का है कि इसको डेवलप करना। अब आप आ जाइए एक बात, जब प्रोटेक्शन है तो ये जो इसकी सजा, अब जैसा आप बोल रहे 11 साल कोई लोग है
जिसको प्रॉब्लम आया था और उसकी हम्म, जिंदगी खराब हो गई, हम्म, इसका तो ऑफ कोर्स आपको कोर्ट को जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बुकला खड़े होना चाहिए इस मसले पे, और वो ऐसे केसेस को फ्री में करके देना चाहिए। हमारी तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, हम तो ऐसे लोगों के साथ ठहर जाते, हम उनसे चार्जेस भी नहीं लेते, उनके ये भी कामें करते और कॉम्पनसेशन के काम भी करते। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पनसेशन आपका टैक्स मनी से आता, तो आपका काम ये है कि साथ ही साथ ये भी मालूम कीजिए कि ये कौन ऑफिसर की वजह से हम्म। ये आदमी को नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इसमें आपने। एक आपको और एक बात मैं लास्ट टू सम अप वाजे कर दूं, एक क्राइम आपके ऊपर हुआ और आपके ऊपर एक्विटल हुआ, तो हम्म, सीआरपीसी में 211 एक ऐसा सेक्शन है आईपीसी में, जिसमें आप जाके उनके ऊपर एक क्राइम कर सकते हैं कि आप मेरे पे गलत करे थे। हम्म, उम्मूमन लोग ये होते कि इतना टीडियस प्रोसीजर है हमारे पास, एक केस डिस्पोजल के लिए 3 महीने की जगह 3 4 5 साल, तो आदमी इतना थक जाता विद दिस प्रोसीजर्स कि उन्हें फिर पलट के जाना नहीं चाहता। ठीक है। अब अपना जो डिस्कशन हुआ है उसके रोशनी में एक दो तीन सवाल करता हूँ वाइंड अप करने से पहले, कि आपने बताया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, चाहे वो पॉलिटिशियन हो जी चाहे वो कोई मिनिस्टर हो। तो मैं ये जी कहना चाहूँगा, पीवी नरसिम्हा राव जी जेएमएम बायप केस में गिल्टी पाए गए थे। जी नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपनी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप बचाने के लिए उन्होंने 3 एमपीज को खरीदा, जी जिस पर उन्हें गिल्टी भी करार दिया गया था, उन्हें 3 साल की सज़ा भी हुई थी, मगर उनको सज़ा दी नहीं गई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? फिर अब एक बात, अगर आप कोई स्पेसिफिक केस पे बात कर रहे हैं तो हम इस जनरल कंसेप्ट में उसको नहीं डिसाइड कर सकते। हम्म, आप एक प्रोग्राम रखिए, उसके ऊपर हम वो केस को उस वक्त पे डिसाइड करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ उस जुडिशियल कन्विक्शंस के बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम ये तो बात करेंगे कि 100 मुजरिम छूट जाएं पर एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 11 बेकसूर मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पकड़े गए थे, उन्हें फाइनली तो सो कॉल्ड सज़ा तो नहीं हुई, मगर ये 11 साल की कैद आज खुद सज़ा नहीं है क्या? जी है, मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, स्टेट एट्रोसिटी इंडिया का फिनोमेना नहीं है। हम्म, स्टेट एट्रोसिटी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1948 हुई तो उसके बाद यूएन बना, यूएन हम्म, से पहले तो कुछ नहीं था ना। तो आप एट्रोसिटी, ह्यूमन एट्रोसिटी जो है वो हजारों साल से, आप रोमन्स की एट्रोसिटी देखिए और अरब्स के पास एट्रोसिटी देखिए, अफगान्स की देखिए, जितने पुरानी कंट्रीज हैं जो टूटे और बने, बैजेंटाइन देखिए, आर्मीनियंस को देखिए, आप इंग्लैंड में खुद देखिए, आयरिश आर्मी जो है प्राइवेट आर्मी है इंग्लैंड के पास, हम्म, और आप यूएस में जाइए कि आपको वहां के चंद लोग तो सिगरेट पैकेट के लिए शूट कर देते। हम्म, तो याद रखिए, एट्रोसिटी ह्यूमन नेचर है। और इंडिया में आपको जो सिस्टम है, आप उसकी तारीफ करने के बजाय अगर आप उसकी अगर बुराई देख रहे हैं तो फिर आप सोसाइटी से उसको उठा के लाइए। क्योंकि एक बात याद रखिए कि पुलिस भी हम में से है, हम्म, जजेस भी हम में से है। तो अगर हम में बुराई है तो वही बुराई उनमें है। अगर हम एक को पिन पॉइंट करेंगे, और आप बारहा देखिए, जब से जो नए गवर्नमेंट्स आए, जब से ये हमारे नए जो कमिश्नर्स हैं, जो 2 3 कमिश्नर जो स्टेट के अतराफ है, आप देखिए बार बार आपको टीवीज पे आते रहता कि कांस्टेबल को सस्पेंड करे, इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करे। तो ये डेवलपमेंट हम में आ रहा है, मगर हम में आना चाहिए एज अ सोसाइटी। अब आप जो बोल रहे हैं कौन जिम्मेदार, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, देखिए, उनके पास पावर है अंडर सीआरपीसी, वो लोग लिए 11 लोगों को लेके गए, उनकी जिंदगी तबाह करी। ऑल राइट, आप भी तो उठिए कोई स्टेट में से। हम कब तक, मैं हमेशा आज बारहा ये बार बोल रहा हूं कि हम पढ़े लिखे वकील बने, आप जर्नलिस्ट बने, मेरे को नहीं मालूम एलीट सोसाइटी क्या चीज है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि दिस इज फेलियर ऑफ द सोसाइटी।
जो अपने आप को एलीट बोलते। मैं आपको एक और बात बोलूं, आप देखिए जो जितनी पुराने जजेस हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जितने पुराने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आप उठा के देखिए रिटायरमेंट के बाद उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता सोसाइटी के लिए। और वही लोग हैं जो रूल करते हैं, जजेस हैं जो आपकी जुडिशरी चलाते हैं और हमको सजा देते हैं, और वही आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी। लेकिन जब रिटायर होते तो फिर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। ऐसा क्यों? आर दे नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी? तो हमको अलाइव होना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा, हमको डिबेट करना पड़ेगा। और हम आपकी एक जो आप केस बोल रहे हैं वो केस लीजिए, हम लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एंड विल मेक इट हैपन। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे आपने जो पहल की है इंसाफ दिलाने की बेकसूरों को। अगर ऐसे ही सारे वकील जो है सोचना शुरू कर दें और सारे जजेस ये सोचना शुरू कर दें कि खामखा एक्यूजेशन पे कस्टडी में रखना गैर कानूनी है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है सोसाइटी इम्प्रूव हो। तो आपका बेहद शुक्रिया जी डीवीएन से बात करने का। जी शुक्रिया सर। जी, तो नाज़रीन, ये थे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से कानून सोसाइटी में सबके लिए बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, और हमें जो है बग़ैर कोई मज़हब की या कास्ट की या कलर की ऐनक पहने हमें सोसाइटी को देखना चाहिए। एक एक्यूज़ होता है और उसको प्रोसिक्यूट करने वाले होते हैं, पुलिस इसमें जो है कलीदी रोल अदा करती है। उसके बाद फिर जजेस का रोल आता है। जजेस किस तरह से स्पीडी जस्टिस देते हैं, वहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी मुमकिन है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।